नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी बिग अपडेट और खुशखबरी है ये। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड थर्ड की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदक मांगे हैं और ये टोटल जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 439 हैं जो कि नॉन टीएसपी की हैं और 44 हैं वो आपको ये भी नॉन टीएसपी की है। और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में है वो 439 हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में है वो 44 हैं। इसके अलावा टीएसपी में 61 हैं और टीएसपी में संस्कृत डिपार्टमेंट में 4 हैं। कुल पद आप 548 पद हैं। अब इसके लिए कब से आवेदन हो रहे हैं उस संपूर्ण जानकारी को यहाँ पर देखें आप। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है, क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हम मुख्य पॉइंट है उन पर हम सभी पे देखेंगे। बाकी जो चीज़ें ऐसी हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से किए जाएंगे। राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र से आप भरा जाना सुनिश्चित करें। विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन करना है और फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखो यहाँ पर क्लियर जो आरएसएसबी की साइट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उस पर आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन क्लिक और फिर आपको एसओसो आईडी के माध्यम से इसको ओपन करना है सिटीजन ऐप के द्वारा और वही रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से इनको अप्लाई करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी इसको करना ज़रूरी है। अब यहाँ से आप ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि ई मित्र से जाकर के आप आसानी से करवा सकते हैं। अब जो मुख्य बातें हैं, एक आपका ये आधार सत्यापन, अपने आधार कार्ड में आपका नाम पहले सही करवाएं उसके बाद आवेदन करें, क्योंकि जो आधार कार्ड में होता है वही आपको एसओसो आईडी पर शो होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो आगे की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। एक एक पॉइंट को हम जो काम की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देखें। ये इनका शुल्क है जो कि आपको है 600 है, 400। अब यहाँ पर पुस्तकालय ग्रेड के यहाँ पर पदवार का जो विवरण है गैर अनुसूचित या अनुसूचित का, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर करीपुर पर, जिसमें आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने पद हैं और कौन से कैटेगरी के कितने पद हैं सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आगे आप इसको देखते चलें क्योंकि यहाँ से ये नोट नहीं है। अब आगे देखो इसका। हाँ, एक यहाँ से देखें विशेष प्रावधान से आप सूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। लेकिन आरक्षण देखो किस के लिए होगा, इसके लिए आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है और एससी या एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र है जो कि किसके नाम से, पिता के नाम का होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप ये हैं आपको, तो इसके आधार पे आपको लाभ दिया जाएगा आरक्षण का। ठीक है, ये दोनों तीन लाइन इसमें लिखी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए अभ्यर्थी, अगर आपके पास में ये नहीं है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और आगे आप देखते चलें जो कि ऐसी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक यहाँ पर यदि कोई विधवा या विच्छेद वाली स्थिति है, डिवोर्स वाली, तो वो अपने न्यायालय के द्वारा जो उनकी डिग्री है, या फिर कोई विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। और जो आपका ये तलाक होता है, ये आप जो कि डिग्री आएगी वो आपकी लास्ट डेट से, इसकी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का आना जरूरी है। आगे देखें आप इसमें अति पिछड़ा वर्ग, ये सारे इसमें जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है उन सारी बातों को इसने क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, अति पिछड़ को 5% आरक्षण दिए हैं। वैसे ये सारी चीज़ें पहले से सभी भर्तियों में होती है, लेकिन इसमें अच्छे से इस विज्ञापन में दिया हुआ है। आगे आप 12 जिले जो कि टीएसपी एरिया का है उनके लिए अलग से यहाँ पर है सुविधा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दे रखा है इसमें लाभ, आरक्षण पद पर लाभ दे। भूतपूर्व सैनिकों को आश्रितों की भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लाभ दे नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखें। और इसके अलावा आगे ये चीज़ें ऐसी हैं। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट, 2% रिजर्वेशन उनको भी दिया हुआ है। और यदि कोई गेम्स का है, जो कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल का
टूर्नामेंट चैंपियनशिप का, उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर अलग से लिखा है, अलग से दिया हुआ है, तो दिव्यांग वालों को भी इसके लिए प्रॉफिट मिलेगा इसमें। और अभ्यर्थियों के लिए विशेष जो सूचना है, विशेष निर्देश हैं, इनको आप यहाँ पर देखें। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए है ये, और टीएसपी एरिया में यह है कि जो वो वहाँ पर टीएसपी के होने ज़रूरी है, तभी जा कर के आप उनको वहाँ के निवासी होना होंगे, तभी आपको इसका प्रॉफिट मिल पाएगा। आगे यहाँ पर देखें तो ये वेतन, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे अच्छे से देखते चलें। पुस्तकालय ग्रेड 3, इसका जो पे मैट्रिक्स है वो L10 होता है, ठीक है। L10 का मतलब है आपका जो बेसिक होगा वो आपका रहेगा 23,700 के लगभग, और 2 साल के बाद में ये जो पोस्ट है और वो रहेगी आपकी लगभग, जो आप 2 साल के बाद में वो आपको लगभग 48 से 50 हज़ार के एवरेज में सैलरी बनती है। ये 7वें पे कमीशन के आधार पर है, 8वां लगेगा तो और ये बढ़ोतरी होती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें पात्रता, इसके बारे में डिटेल से कि क्या इसमें योग्यता चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्लियर लिखी हुई है, सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन साइंस या बैचलर इन साइंस इंफॉर्मेशन साइंस एंड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये आपके पास लाइब्रेरी साइंस का कोई कोर्स किया हुआ हो, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी किया हुआ हो, इंफॉर्मेशन साइंस डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी में किया हो, वही इसके लिए पात्र होंगे। साथ में हिंदी का कार्य का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होगा, ये होता है हर व्यक्ति जो राजस्थान का निवासी है उसको। अब यहाँ पर आगे देखो कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, उसके लिए क्या नियम है कि शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है और सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उक्त चयन एजेंसी की जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कोई एपीयर में अभी चल रही है आपकी डिग्री और अब आपको फॉर्म फिल करना है, इसके लिए क्या शर्त है वो यहाँ पर दिखा रखा है। शर्त मैं आपको सीधा यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मुख्य जो एग्ज़ाम होगी आपकी, उससे पहले एग्ज़ाम डेट से पहले उसका रिजल्ट आना बहुत ही ज़रूरी है, तब जा कर के आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए पात्र माना जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद यदि आपका रिजल्ट आता है तो आपको अपात्र माना जाएगा। ये बात इसने क्लियर यहाँ पर कही गई है, जिसे आप ब्लैक में नोट के रूप में जो मैंने आपको बता दिया। अन्य जो है योग्यताएं स्वास्थ्य चरित्र, ये होती हैं। राष्ट्रीयता है ये भारत का निवासी, राजस्थान का निवासी। आयु सीमा देखें यहाँ पर आप वही है 1 जनवरी 2026 से ये का नहीं हुआ हो, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, तब जा कर के ही ये आयु के लिए पात्र है। और छूट के लिए यहाँ पर जो दे रखा है वो निर्देश यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि SC ST और OBC, ठीक है। SC ST OBC के लिए पुरुषों के लिए कितनी की है, जो पुरुष वर्ग है मैन, उसके लिए है 5 साल की छूट, ठीक है। और महिला के लिए है 10 साल की छूट, SC ST OBC की महिला के लिए। और EWS की महिला है उसके लिए 5 वर्ष की छूट होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, सामान्य महिला के लिए 5 वर्ष की छूट। आगे देखें आप, इसमें ये चीज़ें ये है नॉर्मली स्पष्टीकरण, ये चीज़ें नहीं है। हाँ, ये आयु की अगर देखो कोई आयु में छूट लेना चाहता है, अभी मैंने आपको बताया कि 10 वर्ष की, 5 वर्ष की और 5 वर्ष की, ये EWS महिला के लिए है, यह सामान्य महिला के लिए है। 5 वर्ष SC ST OBC जो कि पुरुष वर्ग के लिए है, और ये महिला वर्ग के लिए है, ठीक है। अब इसमें यदि कोई छूट लेना चाहता है तो उसको DV के समय पर एफिडेविट देना पड़ेगा, एक स्टाम्प पेपर देना होगा, ठीक है, उससे आपको ये छूट का मिल जाएगी। आगे है पेंशन। पेंशन का कोई ऐसा वो नहीं है कि कौन से में आप आओगे, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा उस समय NPS या UPS या OPS लागू है उसके आधार पर आपको मिलेगी। अगर विवाह पंजीकरण है तो, अगर विवाहित हैं तो आपको विवाह पंजीकरण चाहिए इसमें, ठीक है। वो तो मैरिड के लिए तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर परीक्षा का आयोजन यहाँ पर देख सकते हो, परीक्षा कब है इसकी। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 27/7/2025 को,
27 जुलाई 2025 को यहाँ पर ये एग्ज़ाम है और ये कंप्यूटर आधारित हो सकती है, टैबलेट आधारित हो सकती है, ऑफलाइन भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार से आयोजन करा सकती है बोर्ड। तो आप इसके लिए रेडी रहें। और इसके बाद प्रवेश पत्र की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। पहले से यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और नियुक्ति में अनियुक्तता, अब देखो इसके अंदर किस आधार पे आपको परेशानी आती है, ये आप बात यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है। अयोग्यता कौन कौन है इसके लिए अयोग्य, ठीक है। देखो एक एक लाइन को आप पढ़ते चलें। नियुक्ति के लिए अयोग्यता, किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, वो उसके लिए जीवित पत्नी हो, चयनित किए जाने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। किसी आवेदक की इस नियम से कार्रवाई छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो तो। अगर सरकार संतुष्ट होगी तभी उसको मिलेगी, अन्यथा नहीं होगी। यदि किसी ऐसी महिला आवेदक जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। क्लियर यहाँ पर लिखी हुई है। किसी महिला आवेदक को इस नियम में कार्रवाई छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट होता है, मतलब कोर्ट के माध्यम से आपको ये जॉब मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पूरा प्रमाण देना पड़ता है। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है तो। ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं कि विवाह का दहेज है, ये चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे। 2 से अधिक संतान है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अगर ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप करते हो। आवेदक कैसे करें, ये SSO-ID के माध्यम से ये दिखाई रखा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और इसमें आपको ये थोड़ा सा काम की चीज़ है कि आप फ़ोटो हमेशा इसमें नई लगानी है, ठीक है। पुराने फ़ोटो का आप इस्तेमाल ना करेंगे। और मोबाइल नंबर और अपनी मेल आईडी सही दें, ठीक है। ये निर्देश है कौन सी GPH इनकी सबकी वो है। ऑनलाइन संशोधन भी है तो उसमें एक बार ही संशोधन करने के लिए आपको बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी आप इसको अच्छे से फिल करें ताकि आपको आगे समस्या ना आए। और अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, हाँ ये भी थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा देखें क्योंकि प्रमाण पत्रों को लेकर काफ़ी विवाद है। और RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट 2022 वाली भर्ती में काफ़ी सारे साथियों को इसके लिए प्रोविजनल में डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को। कार्मिक के विभाग परिपत्र 22/4/2024 की पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में समुचित निर्णय संबंधित विभाग के द्वारा किया जाएगा। आपकी जो भी पात्रता की जांच है DV वो विभाग करती है, RSSB जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका DV करवाती है। सेकंड है आवेदक द्वारा ऑनलाइन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं को ही अंतिम रूप माना जाएगा। जैसे अभी आप जो आपने फॉर्म में फिल की है वही आपकी योग्यता मानी जाएगी, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कितनी डिग्री ले रहे हो, वो आपकी वैलिड नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्थाएं विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री मान्य नहीं होंगी। 3rd नंबर पर है अभ्यर्थी को विशेष वर्ग आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब मूल दस्तावेजों के उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार पात्र होता है, ठीक है। अब पात्रता के लिए क्या है देखो, वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा आगे कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपको ये फायदा देते हैं। 4 नंबर देखो वेरी मोस्ट, आरक्षित पदों हेतु SC ST OBC के लिए, EWS के लिए है। राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि ये जो लाभ मिलते हैं कि राजस्थान का निवासी है तो राजस्थान का मूल निवास होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है जो कि पिता के नाम का जरूरी है। और भी यहाँ पर आप 4 नंबर पे देखें, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 22 के SC ST OBC ये यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग, अति अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर लाभ तभी देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदक की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है,
इसकी लास्ट डेट से पहले का, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना जरूरी है। अभ्यर्थी को उसी वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है। अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आवेदक की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। वही बात कह रहा है, जरूरी है। भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी में पात्र संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदक की अंतिम तिथि से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें। यदि किसी कारणों से अभ्यर्थियों द्वारा आवेदक की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र अगर आप नहीं दे पाते हो, नहीं बना पाते हो, ध्यान नहीं रहता है, तो भी आप उसको एक शपथ पत्र के माध्यम से आगे कर सकते हैं। ठीक है, एक शपथ पत्र लिखवाना जाता है। अब देखो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है उसके बारे में देखें। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश नंबर 1 9/9/2015 के अनुसार अनुसूचित जाति SC ST के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होती है। जबकि यहाँ ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और ये चीज़ें ऐसे ही जाति प्रमाण पत्रों की SC ST के लिए जो वो होती है अवधि, वो होती है जीवन पर्यंत। जबकि OBC के लिए कितनी होती है, एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु OBC के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। जो क्रीमिलियर हैं उनको 3 वर्ष की अवधि के लिए आपको वापस अपडेट करवाना पड़ेगा, अर्थात आप न्यू बनवा लेना होगा। और 15 के बाद का मैं आपको बता दूं, आपके पास में SC ST OBC वालों के पास भी कैसा होना चाहिए प्रमाण पत्र, डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल आपका जाति और मूल होना अनिवार्य है सभी का। इसके बाद यह है क्रीमिलियर में नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमिलियर के लिए 3 साल में एक बार करना है और क्रीमिलियर में नहीं होने पर 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत, देखो यहाँ पर आप अच्छे से स्पष्ट निर्देशों को पढ़ेंगे, ये काम के हैं और ये महत्वपूर्ण भी होते हैं। क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर आप क्रीमिलियर हैं तो 3 वर्ष के लिए वैलिड है। ठीक है, और जो क्रीमिलियर नहीं है उनके लिए 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में क्रीमिलियर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसी अधिकतम 3 वर्ष तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है आगे जो अगला पॉइंट है, यहाँ देखें 3 नंबर का, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग परिपत्र 19 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य अति पिछड़ा वर्ग में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। वही बात है। 7 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र को जो कि पिता के नाम का, मैं काफ़ी बार इसमें बोल चुका हूँ 2-3 बार, पिता के नाम का मूल और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्लियर देखो, ये चीज़ लिखी हुई है, पति के नाम निवास और आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। क्लियर लिखी हुई है ये चीज़ें और इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये समस्या DV में होती है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत सारे साथियों को DV से बाहर करता है, इसी आधार पर करता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित ये TSP के लिए है, सेम उसके लिए भी यही नियम है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखें आप दस्तावेज संबंधित, ये इसका ये हो गया। इनकम सर्टिफिकेट ध्यान रखना, जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। दस्तावेज सत्यापन में आपको शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परिपक्वता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्य दस्तावेज हैं, अगर उनके लिए आप भरते हो फॉर्म तो उनके आपको प्रमाण पत्र पेश करने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि विधवा और परित्यक्ता वाली है तो उनको डिग्री, और विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। देखो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
पति के नाम का लिंक, ऐसा साक्ष्य जिससे ये प्रमाणित हो कि आप उसके पति हैं, तो आप उसकी पत्नी हैं, ठीक है, ये उसको प्रमाण होना जरूरी है। या फिर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ये प्रमाणित करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इसके अलावा विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधित प्रमाण पत्र 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं आपको इससे पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें थी, और आवेदक गलत होने पर भी आपको संशोधन की रहेगी, लेकिन आप इस गलतियों को ना करें। ये आपका कुछ सिलेबस है जिससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सिलेबस क्या है देखो, स्कीम एंड सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट लाइब्रेरियन ग्रेड 3, 400 मार्क क्या है, और बोथ पेपर शैल बी 200 मार्क ईच, 200 नंबर के पेपर आएंगे 2। इसमें आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम 200 नंबर का, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेशन रेगुलेशन, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसके अलावा इनकरेक्ट मल्टीपल आंसर शैल बी, इनकरेक्ट आंसर और मल्टीप्लाई आंसर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि निश्चित रूप से उसके अंदर 1/3, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव होगी, और फर्स्ट पेपर में आपको 200 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के होंगे, और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा इसमें देखिए 5वें जो नंबर दे रखा है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40%, 40% आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप SC ST के हैं तो 5% में आपको छूट मिलती है, अर्थात 35% आपको अंक होना जरूरी है। 6 नंबर पे है पेपर शैल बी इंक्लूड सब्जेक्ट, क्या क्या आएंगे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान की, जो कि आपको मूमल से पढ़नी है, इसी से आती है क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में है ओनली, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड या इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान भी इसके अंतर्गत आएगी, शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी इसके अंदर आएगी। ये पूरा जो सिलेबस है वो 2nd ग्रेड का सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस एंड स्कोप पेपर ये दे रखा है। बाकी और पेपर 2nd में आप देखें, यहाँ पर ये कह रहा है विल बी केस मैनी टाइम, ठीक है। ये आपको जब और भी विस्तृत सिलेबस है वो आपको बोर्ड की साइट पर अपलोड हो जाएगा। आगे पेपर 2nd है, इस 2nd पेपर में देखो वही 200 क्वेश्चन, 200 मार्क के आएंगे, वही 2 घंटे का है, वही 100 क्वेश्चन आएंगे, वही 1/3 का इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग है, वही 40% यहाँ पर भी पास होना जरूरी है। SC ST के लिए 5% के लिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट है, अर्थात 35% है। आगे क्या आएगा पेपर में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पेपर शैल बी इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपका सिलेबस है जो कि आप देखेंगे, और कंप्लीटली ये आपका सिलेबस रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर ABC E के भी यहाँ पर कॉलम आएगा, जो कि आप सब एग्जामों में आता जा रहा है, E वाला कॉलम, ठीक है। 5वें नंबर का वो भी आपको भरना है, अन्यथा उसके लिए भी आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, और नहीं भरने पर आपको 10% प्रश्नों को 1/3 घटा दिया जाएगा। 10% प्रश्नों के तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए ई को भी आपको भरना होगा, ठीक है साथियों। तो ये आपकी कंप्लीट मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और ये आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर मिल जाएगी।